चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कल की जैसी मेरी कक्षा थी आपकी अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ाते हुए मूलभूत अवधारणा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के दोनों के विभेद किए मैंने। और विभेद के बाद मैंने उसको तीन पर मतलब पहले अर्थशास्त्र के 2 पार्ट कर रखे थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। उसकी कंडीशन के बाद मैंने उनके क्षेत्र बताए थे। तो अर्थव्यवस्था के रूप में 3 क्षेत्र काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर तीनों क्षेत्रों की कंडीशन देखी जाए तो तीनों क्षेत्रों को मैंने कल आपको ये बता रखा था। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, जैसे खनन, उत्खनन जैसी चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र का भाग मानी जाती हैं। द्वितीय क्षेत्र में जब प्राथमिक क्षेत्र से कोई उत्पाद अगर प्रसंस्कृत कर दूसरे उत्पाद में बदला जाता है, उसे हम द्वितीय क्षेत्र की भाग में रखते हैं। अब कंडीशन आती है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को जैसे कि मैंने आपको परिभाषा के तौर पर बता रखा है कि तृतीय क्षेत्र एक सेवा क्षेत्र माना जाता है जो किसी को सेवा उपलब्ध कराता है। इसका मतलब हो सकता है बाजारी जो संक्रियाएँ होती हैं वो भी इसी क्षेत्र में काम आती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, व्यापार सेवाएं हो गई और कोई मान के चलिए इत्यादि सेवाएं जो होती हैं वो आप इसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देते हैं। तो कल मैंने आपसे यहाँ तक चर्चा करी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का आपस में सहसंबंध क्या होता है। तो आपस की सहसंबंधता को अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो मैंने कल आपसे जैसे कि बताया कि प्राथमिक क्षेत्र से उत्पाद होने वाला गेहूँ जिसको प्रसंस्कृत कर ब्रेड बनाया जाता है, और उसी ब्रेड को खाने वालों में हम जैसे लोग शामिल होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है प्राथमिक क्षेत्र का कैंडिडेट जो किसी उत्पाद को अगर उत्पादन कर रहा है और कोई अगर दूसरा वर्ग उसे प्रसंस्कृत कर रहा है, तो उसको जो सेवा क्षेत्र में उस उत्पाद का जो बना प्रोडक्ट है उसकी जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो सभी को होती है। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि तीनों जो क्षेत्र हैं वो आपस में सहसंबंधित माने गए हैं। अब बात आती है कि तीनों अगर सहसंबंधित माने गए हैं तो एक वर्ड मैं आपसे लिख रहा हूँ जिसको जीडीपी के नाम से आप जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसको आप हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इन तीनों कंडीशन की अगर बात की जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र आप जान चुके हैं। उन तीनों क्षेत्रों की अगर एक वर्ष के अंतराल में अगर आर्थिक संक्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियों का अगर हम जोड़ निकालते हैं तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। किसी देश की जीडीपी का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि एक वर्ष के समय सीमा के अंदर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों की जो आर्थिक गतिविधियां हुई हैं उन तीनों का जोड़ जो होगा उसको हम जीडीपी कहेंगे। अच्छा, जीडीपी की अगर बात आती है तो जीडीपी में भी मान के चलिए एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसकी एक शेयर होल्डरिंग होगी। आप ये कह रहे हैं कि तीन ही क्षेत्र प्रायोरिटी में रखे जा रहे हैं। चलिए प्राथमिक क्षेत्र मान लिया, ये द्वितीय क्षेत्र मान लिया मैंने आपका, ये तृतीय क्षेत्र कह दिया मैंने आपसे। अगर यहाँ कंडीशन देखी जाती है 2021 और 2000 उसकी दिखाऊं, अगर मैं ये 2021 की मैं इसके डाटे दूंगा तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर सन 1951 में उस दौर में देखी जाए तो इसकी प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का मैंने आपको बताया कि कृषि एवं पृथ्वी से या धरती से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं, या मतलब पृथ्वी की या धरती की या प्रकृति की डायरेक्ट प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की कंडीशन में आप कृषि भी शामिल कर रखा है। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र का दायरा मान के चलिए इतना बड़ा हो सकता है तो इसका मतलब है कि कृषि का भी एक भाग इसमें समाहित है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आज की वर्तमान कंडीशन में 17% जो शेयर होल्डरिंग है वो प्राथमिक क्षेत्र की मानिए। 2021 के डाटे दे रहा हूँ सर। 17% जो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में करती है प्राथमिक क्षेत्र। अगर इस कंडीशन में कृषि क्षेत्र को इसमें देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर बड़ा वाला गोला मान के चलिए अगर प्राथमिक क्षेत्र का है तो छोटा वाला गोला कृषि का होगा, क्योंकि वो भी इसी का एक पार्ट है। तो इसमें 13 से 14% की कंडीशन ऐसी देखी जाती है कि 13 से 14% लगा दे रहा हूँ मैं आपको, शायद समझने में दिक्कत नहीं हो मेरे दोस्त। तो 13 से 14% का मतलब हुआ कि अगर 17% प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में होती है तो 13 से 14% की हिस्सेदारी जो है वो कृषि की है।
अच्छा चलिए, हमें कृषि को बेस बना के चलना है, कृषि को एक आधार बना के चलना है। तो कृषि की हिस्सेदारी अगर उस टाइम देखी जाए सन 1951 में, सन 1951 में इसका डाटा कह रहा है कि सन 1951 में इसकी 55 से 60% एक मतलब वो हिस्सेदारी जीडीपी में हुआ करती थी। अब इस चीज़ की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो चर्चा सर इसलिए कर रहे हैं कि जीडीपी में मान के चलिए आर्थिक क्रियाएं होंगी, तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही आप अपना फ़ायदा और अपना नुकसान और अपने जीडीपी का आकार तय करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, ऐसी जो संभावना है वो इसी बेस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। तो अब कंडीशन आती है कि अगर मान के चलिए 13 से 14% आज की कंडीशन में है और 55 से 60% सन 1951 की कंडीशन में है, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है, थोड़े से प्रयास कम हुए, उपनिवेशिक ज़िंदगी से हम बाहर निकले, हमारे पास संसाधन उतने नहीं थे, चलिए मान के चलते हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसके डाटे में 70% जनसंख्या इस पर निर्भर होती थी उस टाइम पे। 70% जनसंख्या जो थी उस टाइम निर्भर होती थी। 55 से 60% शेयर होल्डिंग हो रही है, तो 70% एज ए तकरीबन बराबर जैसी स्थिति थी कि मान के चलिए 5 लोगों का खाना है, अगर 6 लोग खा रहे हैं तो कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर बात ऐसी आती है कि अगर 2 लोगों का खाना है, अगर 7 लोग खाएं तो शायद मुझे लग रहा है किसी का पेट नहीं भरेगा और किसी को शायद संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार यहाँ देखा जाए 1314% में, तो यहाँ 49% इसकी हिस्सेदारी आज की कंडीशन में देखी जाती है। 49% हिस्सेदारी और 70% का मतलब मैं आपको डिफाइन करूँगा। 55 से 60% जहाँ जीडीपी में अपना योगदान प्राथमिक क्षेत्र करता था वो कृषि के माध्यम से, वहाँ 70% रोजगार की सृजनता, रोजगार की निर्भरता कृषि क्षेत्र पर थी। इंसान सोचता था 70% लोग के मतलब हम कृषि से ही अपना रोजगार प्राप्त करते हैं और कृषि से ही हमारा पेट भरता है। आज की कंडीशन में देखा जाए तो 13 से 14%, मतलब 55 से 60% का डाटा अगर 13 से 14% आ चुका है, तो इसका मान चलिए कम होना चाहिए इस पर रोजगार सृजनता। एक मान चलिए इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें 500 लोग काम करते थे, अगर उस फैक्ट्री का आकार अगर छोटा कर दिया गया तो उसमें मजदूरों की संख्या भी कम होनी चाहिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि 13 से 14% जिस प्रकार हिस्सेदारी की कम हुई है, उसी प्रकार 49% जो 70% था उसको भी घटकर तकरीबन 20 या 25 आ जाना चाहिए था। मगर ऐसा न हो के 49% की कंडीशन देखी जाती है कि 49% लोग ऐसे हैं भारत के जो अपने रोजगार को कृषि क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कारण क्या हो सकता है? तो कारण मैं आपको इसमें एक मतलब वर्ड काम करता है, जिसको मैं आपको वर्ड के तौर पे लिखा हूँ, तो उसको बोलते हैं सर प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी की कंडीशन में ये जो अधिकतम मजदूर लगे हुए हैं, इसकी कंडीशन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा से आप समझ सकते हैं इसको कि किसी क्षेत्र के उत्पादन में, किसी क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन में अगर अतिरिक्त मजदूर लगा दिए जाएं, अतिरिक्त मजदूर की अगर सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो उसे फिर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी तो पानी चलिए एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे ही रही है, मगर प्रच्छन्न बेरोजगारी के कहने का मतलब ये है, मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पे इसको एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मान के चलिए इतना एक छोटा सा टुकड़ा खेती का है और उस खेती के टुकड़े में मान के चलिए 10 मजदूर काम करते हैं और 10 मजदूर के बाद उस चीज़ में उत्पादन गेहूं का अगर किसी अन्य फसल का देखा जाता है तो वो 5 कुंटल होता है। चलिए मान के चलिए 5 कुंटल आपने अन्न उत्पादन कर दिया किसी खाद्यान्न का। तो अब कंडीशन आती है कि 10 की बजाय इसी टुकड़े में अगर मान के चलिए 20 आदमी लगा दिए जाएं तो उत्पादन कितना होना चाहिए? तो यहाँ आप मैथ तो पढ़े ही राकेश यादव जी वाला, 10 कर रहे हैं 20 को तो 5 करेंगे, 5 कुंटल का जो उत्पादन है वो 10 कुंटल हो जाएगा। ऐसी यहाँ थ्योरी कोई काम नहीं करती है, इसलिए 5 कुंटल का जो उत्पादन है वो टुकड़े के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से 5 कुंटल ही रहना है। चलिए मान लिया सर 5 कुंटल ही आपका उत्पादन है। तो आपके एक चीज़ समझ में आई होगी कि 10 आदमी जब काम कर रहे थे तब भी 5 कुंटल था।
अगर 20 आदमी लगा दिए गए उसमें तब भी 5 कुंटल काम करा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मजदूरों की अगर संख्या निकाली जाए अतिरिक्त, जैसे कि मैंने प्रचंड बेरोजगारी में आपको परिभाषा दी, उसमें अतिरिक्त मजदूर देखे जाएं तो उसमें अतिरिक्त मजदूर की कंडीशन आई कि 20 लगे थे, 10 काम कर रहे थे पहले, तो इसका मतलब अतिरिक्त हमने 10 मजदूर लगा रखे। बात यही आई ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब उत्पादन अगर 5 की बजाय 6 होता तो सीमांत उत्पादकता 1 कुंटल होती। अगर उत्पादन हमारा 5 कुंटल हो रहा था, अगर वहाँ अतिरिक्त मजदूर लगाने के बाद उसमें अगर उत्पादन 8 कुंटल होता तो हम मान सकते थे कि 3 कुंटल हमारी सीमांत उत्पादकता है। इस कंडीशन में सीमांत उत्पादकता को अगर देखा जाता है, सीमांत उत्पादकता देखी गई तो 5 - 5 एज ए 0। तो यहाँ से प्रचंड बेरोजगारी की परिभाषा को आप समझ सकते हैं कि जो अतिरिक्त मजदूर थे उनकी सीमांत उत्पादकता जो है वो 0 है, इसलिए इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। ये प्रचंड बेरोजगारी जो है प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण से इस पर रोजगार निर्भरता कम है। सरकार से ये प्रयास चल रहे हैं, सरकार पर ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके रोजगार अन्य क्षेत्रों में सृजन किया जाए, जैसे कि इसकी हिस्सेदारी कम हो रही है और मान चलिए सेवा क्षेत्र की बढ़ रही है, तो सेवा क्षेत्र में रोजगार जैसी चीज़ें भी बढ़नी चाहिए। उसको भी मैं आपसे अगली मतलब दौर में चर्चा करूंगा, इसकी अगली कड़ी में। चलिए अभी कर लेते हैं सर, आप कह रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र को जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि रोजगार सृजन था और उसके जीडीपी में उसका पार्टिसिपेशन क्या है, उसकी सहभागिता क्या है, उसका एक भागीदारी क्या है। अब आती है तृतीय क्षेत्र को। अगर सेवा क्षेत्र कहते हैं तो सेवा क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपकी सारी सेवाएं गिनाई थी, स्वास्थ्य सेवाएं, लोक प्रशासन जैसी सेवाएं, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवा, विद्युत सेवा, वितरण जैसी जितनी भी संबोध है सेवाएं, वो इस तृतीय क्षेत्र में रखी थी। अब बात यहाँ आती है कि सेवा क्षेत्र की उस टाइम पे कंडीशन क्या रही होगी। किस टाइम की कंडीशन की बात कर रहे हैं? मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि सन 1951 और 2021, सन 1951 और 2021 की अगर देखा जाए, चलिए 2021 और सन 1951 में सेवा क्षेत्र जो था, तृतीय क्षेत्र जो था, उसकी हिस्सेदारी जो थी वो 20% हुआ करती थी। और 20% हिस्सेदारी होने के कारण कोशिश ये रही कि जो वर्तमान में बढ़कर, वर्तमान मतलब आज की कंडीशन 2021 में 55 से 60% हो चुकी है। चलिए 55 से 60% हो चुकी है। अब बात आती है कि 51 में 20% थी, तो आज की कंडीशन में 55 से 60 हुई। इसका मतलब 40% जो है इसमें जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ी है, इसकी सहभागिता बढ़ी है। तो रोजगार सृजनता भी बढ़नी चाहिए सर, बिल्कुल बढ़नी चाहिए सर। जैसा कि आप उसमें नहीं बढ़ा पाए तो इसमें तो कम से कम बढ़ाइए। तो अब बात आती है रोजगार सृजनता या रोजगार निर्भरता की। तो 1 मिनट में लिख देता हूँ क्योंकि मुझ पर रोजगार निर्भरता। तो अगर उस टाइम की कंडीशन देखी जाए तो उस टाइम की कंडीशन हुआ करती थी 10% के आसपास, और 10% की आज की कंडीशन रह रही है 30% की। तो उस टाइम सन 1951 में दिखा रहा हूँ कि 10% ऐसी पॉपुलेशन, और यहाँ पे मान के चलिए 30%, तकरीबन 31 भी हो सकती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य आया कि उस टाइम रोजगार सृजनता 10% थी, जो आज की कंडीशन में 30% है। जिस प्रकार जिस एक वृद्धि दर से, जिस एक रेशियो से इसमें वृद्धि हुई है कि 20% से जो रेशियो 55 से 60% पहुंच गया, मतलब हाफ उसका पार्टीशन से भी ज़्यादा पार्टीशन है। 50% हिस्सेदारी से भी ज़्यादा हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। उस कंडीशन में देखा जाए तो 10% से बढ़कर कितना हुआ सब? 30%। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जितना इसको बढ़ना चाहिए था उतना इसमें भी वृद्धि नहीं देखी गई। तो वहाँ प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको जैसे बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी एक कारक के रूप में काम करती है। तो यहाँ ऐसी कौन सी समस्या है सर तृतीय क्षेत्र में जो यहाँ रोजगार सृजन नहीं कर पाती है? तो आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि रोजगार जो होते हैं, 1 मिनट मिटा दूं सर? चलिए ओके, मिटा देते हैं, आप कह रहे हैं तो। चलिए यहाँ रोजगार सृजनता की अगर बात आती है तो मान के चलिए रोजगार को 2 वर्गों में बांटा जाता है। रोजगार को 2 आधार मानकर बांटा जाता है। दो आधार मानकर बांटा जाता है। तो इसमें कौन से वर्गीकरण कर सकते हैं आप? तो पहला वर्गीकरण होता है सर श्रम आधारित रोजगार।
श्रम आधारित रोजगार हो गया साहब। दूसरा हो गया मान के चलिए पूंजी आधारित। ये दो प्रकार से हम वर्गीकरण उसका करते हैं। पूंजी आधारित रोजगार हो गया, इसको डिफाइन मैं मौखिक रूप से करे दे रहा हूँ आपको, उसको अगर आपको जरूरी लगे तो बस नॉलेज के लिए रखिए। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आप किताबें ना बनाइए, नोट्स न बनाइए। एक से एक बड़ी किताब पढ़िए, अर्थशास्त्र की रमेश सिंह पढ़िए, दृष्टि के ले लीजिए, ध्येय के ले लीजिए, एक से एक बड़ी से बड़ी मोटी किताबें। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आप ज़्यादा नोट्स के चक्कर में ना रहें, ज़्यादा उसको मतलब वो ना करें। जितनी बार आपके दिमाग में बस एंट्री कर जानी चाहिए, आपके जहन में आत्मसात हो जानी चाहिए वो जो डाटा है। तो मुझे लग रहा है आपको किताब की या फिर किसी नोट्स की सिनॉप्सिस ज़रूर बना सकते हैं आप, छोटा सा, जिसमें आप एक आंकड़ा अपने दिमाग में रूबरू होने के लिए, उसको एक डिटेल करने के लिए पॉइंट छोटा सा बना सकते हैं। बात आती है श्रम आधारित रोजगार कौन से होते हैं। तो श्रम आधारित रोजगार वो होते हैं सर जहां श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है लेकिन पूंजी की कम होती है, कोई तकनीक यहाँ काम नहीं करती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसमें श्रम का आधार मानकर ज़्यादा वेटेज दिया गया है, तो उसे हम श्रम आधारित अर्थव्यवस्था कह देते हैं, वो रोजगार कह देते हैं। दूसरी कंडीशन है पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ कंडीशन श्रम आधारित में आप कृषि ले सकते हैं और अन्य कोई उद्योग ऐसे ले सकते हैं, जैसे ड्राइवरी है, इसमें आपकी कुशलता चाहिए। मान के चलिए एक बार आपने गाड़ी सीख ली, बस आप जिंदगी भर इसी प्रारूप में चलेंगे। जहाँ डेली अपडेटेड अगर कोई टेक्निक काम करती है, तकनीकी काम करती है, जहाँ मशीनीकरण हो चुका है किसी उद्योग का, तो वहाँ आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन आती है पूंजी आधारित रोजगार। तो पूंजी आधारित रोजगार का मतलब है कि ऐसे वो रोजगार होते हैं जहां श्रम की तो कम आवश्यकता होती है मगर पूंजी की और एक तो श्रम की कम आवश्यकता बताई है मैंने आपको, पूंजी एवं अत्याधुनिक तकनीकें, इन दोनों का इस्तेमाल को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ज़्यादा इनको एक सहभागिता दी जाती है। इनका जो एक इन पूंजी आधारित में जो एक प्राथमिकता वरीयता जो दी जाती है वो उसको पूंजी को दी जाती है और अत्याधुनिक तकनीक को दी जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह आया कि कोई उद्यम में अगर 100 मजदूर काम कर रहे होते हैं तो वो मान के चलिए श्रम आधारित है। अगर वहाँ 10 मशीनें 100 मजदूरों की बराबर काम कर रही होती हैं तो उसे हम फिर पूंजी आधारित कहते हैं, क्योंकि आपने जो 1.5 करोड़ की मशीन या 5-5 करोड़ की जो मशीनें लगा रखी हैं, तो कहने का मतलब आपको पूंजी की जरूर आवश्यकता रही होगी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पूंजी आधारित और श्रम आधारित दो रोजगार होते हैं। तो सेवा क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ा पाया फिर रोजगार भाई साहब? तो भाई साहब इसलिए नहीं बढ़ा पाया कि सेवा क्षेत्र जो है वो पूंजी आधारित रोजगार है, न कि श्रम आधारित। अच्छा, पूंजी आधारित की एक विशेषता मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि उसमें मैंने आपसे बोला है कि अत्याधुनिक कुशलता तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। तो पूंजी आधारित के साथ आपको पूंजी भी चाहिए और कुशलता भी चाहिए, और भारतीय जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनके पास केवल श्रम है। तो इस आधार पर इनको रोजगार यहाँ सेवा क्षेत्र में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इनकी आज की क्वांटिटी, आज की एक संख्यानात्मक मान जो है वो 30% के दायरे में सिमट कर रह जाता है। इसी प्रकरण में अगर मैं आपको एक डाटा देना चाहूँ तो नीति आयोग 2019 की ऐसी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने ऐसा बोला कि 4% लोग, 4% युवा ऐसे लोग हैं भारत के जो भारतीय उसमें देखा जाए तो कुशल कारीगर माने जाते हैं, या उनको कुशलता प्रदान है या कौशल विकास के भारी कमी देखी गई एक तरीके से कि 96% लोगों को आप खारिज कर रहे हैं। इसी बेस पे आप रिपोर्ट के आधार पर कहना चाह रहे हैं कि 4% लोग ही भारत में कुशल तकनीक से युक्त हैं। इसका मतलब 96% को आप खारिज कर रहे हैं। तो जब आप खारिज ही कर रहे हैं तो सर रोजगार देंगे क्यों आप? तो इस कंडीशन में देखा जाए सर तो थोड़ा सा सेवा क्षेत्र इस रोजगार सृजन में थोड़ा सा पीछे रहा है। आगे चल के इसके ऊपर चर्चा और करेंगे। तीसरी कंडीशन आती है कि मैंने आपको ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मान के चलिए इनकी थोड़ा पार्टिसिपेशन बता दिया, जीडीपी बता दी, जीडीपी के बाद इसके कारण बता दिए कि रोज़गार कितने मिल रहे हैं और रोज़गार न मिलने के पीछे इनका कारण क्या काम कर रहा है। अब बात आती है अर्थव्यवस्था लिखा है, तो मान के चलिए अर्थव्यवस्था के भाग कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के भाग कितने हो सकते हैं? तो
इस कंडीशन में देखा जाए सर, तो मैं आपको अगर गिनाना चाहूँ तो बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मैं सारी अर्थव्यवस्थाएं एक एक करके, मैं जितनी आज की क्लास में हो सकती है, क्योंकि इस क्लास की जो एक समय सीमा है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, इसलिए मैं तकरीबन, मुझे मेरा जहाँ तक अंदाज़ा 4 या 5 में आपसे अर्थव्यवस्था के भाग जितने कर पाऊँ फिर उतने करूँगा। पहले मान के चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी साहब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। दूसरी, 1 नंबर डाले दे रहा हूँ, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था हो गई। तीसरी मान के चलिए, भारत इसके लिए उत्तरदायी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। चौथी की कंडीशन देखी जाए तो बाजार अर्थव्यवस्था हो गई। ये 4 अर्थव्यवस्थाएं आज मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी जितनी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार बचेंगे उनको कल कराता हूँ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ एक कंडीशन काम करती है सर, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होगी उसमें मान के चलिए हाँ चलिए कम से कम 12 या 14 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें गिग अर्थव्यवस्था, गिरे अर्थव्यवस्था, ब्लू अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, छायादार अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ऐसे प्रकार से 12 या 13 प्रकार मैं आपको गिनाऊंगा। एक और लिख देता हूँ मैं, कोई ज़्यादा वो हो तो, गिग अर्थव्यवस्था। गिग अर्थव्यवस्था के तौर पे हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि 3 प्रश्न होते हैं इस चीज़ के, जिनको मैं इस साइड में लिखे दे रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था जब आप वर्गीकरण करेंगे तो 3 प्रश्न यहाँ काम करेंगे। 3 प्रश्न जो हैं 3 सिद्धांत के तौर पे देखे जाते हैं, और 3 सिद्धांत का मतलब मैं आपको मान बताऊं तो तीनों सिद्धांत का मतलब है, पहला हुआ उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, दूसरा हुआ उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, और तीसरा हुआ बाजार कीमत सिद्धांत। रमेश सिंह की किताब जो अर्थव्यवस्था की निकलती है, जो सिविल सर्विसेज और बाकी सी संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होती है, उसमें कीमत, ये तीनों सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से तीसरे को बाजार अर्थव्यवस्था ने के बाजार एक न मान के उसको कीमत व्यवहार सिद्धांत बोल दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो मैं आपको 3 प्रश्न कौन से होते हैं, मैंने 3 सिद्धांत बताए, उन्हीं पे प्रश्न होंगे। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत का मतलब है कि आपको कितना उत्पादन करना है। दूसरी कंडीशन है आपकी, मान के चलिए कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, हमको कितना उपभोग करना है। तीसरा है बाजार कीमत सिद्धांत, जो उपभोक्ता और मान के चलिए क्या नाम है, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में एक समन्वय का काम बाजार करता है। तो बाजार कीमत सिद्धांत जो होता है वो इन वस्तुएं जो उत्पादित की गई हैं उनकी एक कीमत तय करेगा। उस कीमत तय के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बाजार, तीनों जो हैं प्रश्न माने गए हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और क्या कीमत का उत्पादन करना है, क्या कीमत रखनी है उत्पादित वस्तु की। इन 3 प्रश्नों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ कि उत्पादन कितना करना है, कितना करना है। दूसरा प्रश्न है सर उपभोग कितना करना है। तीसरा है कीमत क्या होनी चाहिए, किस कीमत का आप उत्पादन बनाना चाह रहे हैं। आप मान के चलिए, मांग चलिए 10 रुपये वाले पेन की और आप बनाएं 700 रुपये का पेन, तो सर आप ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, इन 3 प्रश्न के निर्णय लेने की जो शक्ति होगी वो किसी एक क्षेत्र के पास होगी। क्षेत्र आप जानते हैं, निजी क्षेत्र होता है, एक प्राइवेट सेक्टर, एक को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो अब बात आती है कि इनकी जो निर्णय शक्ति होगी, निर्णय शक्ति, इन तीनों को निर्णय लेने की जो शक्ति है उसे निर्णय शक्ति कहेंगे। अब बात आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये जो 3 प्रश्न की निर्णय शक्ति है वो किसी निजी क्षेत्र के हाथ में होती है, जिसमें सरकार की भूमिका बहुत कम अंशतः होती है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था मान के चलिए कि इन तीनों निर्णय जो शक्ति होगी, तीनों
प्रश्नों की जो निर्णय उत्पादन, क्या कितना उत्पादन, क्या उत्पादन एवं क्या कीमत का उत्पादन करना है, इस चीज़ पर निर्णय शक्ति जो होगी वो सरकार के पास होगी, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका जो होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, कुछ समाज का एक हिस्सा ज़्यादा अपना एक प्रभाव दिखा रहा है और प्रभाव के तौर पर उसका वर्चस्व, उसका अस्तित्व, उसके निर्णय की शक्ति बहुत प्यारी है। तीसरी कंडीशन में देखेंगे कि अगर निजी क्षेत्र पूंजीवादी में कर रहा है, अगर समाजवादी में मान के चलिए एक सरकार अपने निर्णय शक्ति का इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब निर्णय उसके माने जाएंगे। क्या उद्योग लगाने, कैसे उद्योग लगाने और मान के चलिए क्या कीमत में इसको वस्तु को बेचना है। तो ये दोनों निर्णय मान के चलिए दोनों डिपार्टमेंट निजी एवं सरकार अगर मिल के लेते हैं, दोनों की समन्वय की स्थिति में लिए जाते हैं, दोनों एक सलाह के तौर पे विचार विमर्श के उपरांत अगर किसी तीनों प्रश्नों की निर्णय शक्ति को अगर अंजाम देते हैं, उसका एक निर्णय सफल रूप से लेते हैं, तो उस चीज़ को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तीसरी कंडीशन आती है बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार अर्थव्यवस्था में ये तीन निर्णय तो काम करते ही हैं कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। तो किस चीज़ का करते हैं आप उत्पादन और उपभोग जो भी करेंगे, क्या कीमत में उसकी बेचेंगे, तो बेचेंगे क्या, तो या तो वस्तु होगी या सेवा होगी। तो यहाँ कंडीशन देखी जाए तो या तो वो वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है। अच्छा चलिए, दो चीज़ें आपने देखी कि वस्तु या सेवा का या तो उत्पादन हो रहा है या उपभोग हो रहा है या उसको बेचा जा रहा है, उसकी कीमत देखी जा रही है। कीमत भी होती है सर सेवा की, जैसे कि मैं आपसे चिकित्सीय सलाह लेने जाऊं, आप मुझे मान के चलिए 200 रुपये फीस पेड करनी पड़े, तो इसका मतलब है आपकी परामर्श की जो फीस है, आपने मुझे सेवा दी, न कि मुझे कोई सिरप दिया या कोई टैबलेट दी या ना कोई ऐसा कोई मतलब वो चीज़ नहीं दी जिसकी कीमत 200 रुपये थी। मतलब आपने केवल परामर्श दी, एक सलाह के तौर पे दी जो अदृश्य थी, मगर फीस आपने ली, इसका मतलब बाजार कीमत उसकी थी, परामर्श की आपकी जो भी एक वो रही होगी। तो वस्तु एवं सेवा अगर बाजार में बेची जाती हैं तो बाजार अर्थव्यवस्था का ऐसा मानना है कि बाजार अर्थव्यवस्था की दो शक्तियाँ काम करती हैं। उन शक्तियों की कंडीशन बात की जाए, शक्तियाँ होती कौन सी हैं? चलिए भाई, शक्तियाँ कौन सी होती हैं? तो शक्तियाँ बाजारी शक्तियाँ मानी जाती हैं। एक मांग को माना जाता है, एक पूर्ति को माना जाता है। यहाँ शक्तियों की बात कर दूँ मैं, शक्तियाँ कौन सी मानी गई हैं? तो एक तो बाजार मांग, एक पूर्ति। तो ये दो शक्तियां बाजार की शक्तियां मानी जाती हैं। इन दोनों का जो एक आपस में परस्पर सिद्धांत, जो एक संबंध, जो एक नज़दीकी या अलगाव जो होगा, उन दोनों की एक रिश्ते के आधार पर, उन दोनों के संबंध के आधार पर बाजार में उसकी चीज़, उसकी मतलब एक स्थिति पता चलेगी कि उस वस्तु की स्थितियां क्या चल रही हैं। तो स्थितियां मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप कर सकते हैं। ये बाजार अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद गिग अर्थव्यवस्था हो रहा है, इसको मिटा सकता हूँ। अब बात आती है सर बाजारी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि आपने मांग पूर्ति देखी, तो इसमें संबंध बनाइए सर। तो मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति मान के चलिए तीन ही संबंध हो सकते हैं। आप जानकार आदमी हैं वैसे। अच्छा, क्या संबंध हो सकते हैं और वस्तु की कीमत पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, वस्तु या सेवा। तो मांग अगर ज़्यादा है, पूर्ति अगर कम है। अब भी जानिए कि अगर किसी दुकान में 5 किलो चीनी है और 10 बंदे खड़े हैं और 10 किलो चीनी की अगर डिमांड अगर उनकी ग्राहकों की तरफ से आ रही है, तो अमूमन सी बात है वो 40 की बजाय 45 रुपये में देना चाहेगा। तो इसका मतलब मांग कम है। अगर मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो मांग ज़्यादा है, पूर्ति उसकी कम है, तो कीमत आपकी हाई हो जाएंगी, मतलब कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, हाँ सही है। मांग अगर कम है, मांग ही नहीं रहा है कोई, पूर्ति उत्पादन करके बनिए, जितने भी व्यापारी वर्ग है वो सब उसको भंडारण के तौर पे रखे हुए, कोई मांगने नहीं आता है, उसका उपभोग ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उस वस्तु की कीमतें आपकी नीचे पहुंच जाएंगी। तीसरी मांग और पूर्ति का संबंध होता है, मान के चलिए कि ये दोनों बराबर की स्थिति में चलें। हो सकता है 10 कुंटल का अगर हमें उत्पादन किया और 10 कुंटल की ही हमारी पूर्ति है, और 10 कुंटल की पूर्ति करनी है और 10 कुंटल की मांग आ गई, या 9 कुंटल की पूर्ति की 10 कुंटल की मांग आ गई, तो यहाँ कंडीशन में आ गया आप। अगर 10 कुंटल की पूर्ति की और
5 कुंटल की मांग आई तो यहाँ कंडीशन में आ गए आप। अगर 10 कुंटल की मांग की और 10 कुंटल की आपने पूर्ति कर दी तो बात ऐसी है, कीमतें जो होंगी वो स्थिर रहेंगी। चलिए, ये स्थिर कीमत जो होती है वो बाजार के लिए बड़ी प्यारी मानी जाती है और किसी अर्थव्यवस्था के लिए सहज रूप प्रदान करती है। अब तीसरी मैंने मिटा जरूर दिया मगर मुझे याद है, जैसे कि चौथे नंबर पे एक वो लिखी थी अर्थव्यवस्था, जिसे गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। गिग अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है, इसको अगर अपनी भाषा में मैं बोलूँ तो ये प्रोजेक्ट आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रोजेक्ट आधारित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट की तरह आपको किसी क्षेत्र का काम दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट की तरह एक एग्रीमेंट किया जाता है किसी कराने वाले और करने वाले दोनों के बीच में। तो जो एग्रीमेंट आधारित हमारी जो एक प्रोजेक्ट काम कर रहा होता है उसे हम गिग अर्थव्यवस्था के तहत रखते हैं। इसमें 2-3 कंडीशन है काम कर सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? तो मान के चलिए कि इसमें आपकी योग्यता, जो कर रहा है भाई तो उसके अंदर कोई चीज़ तो होगी जो वो एग्रीमेंट के लिए अहर्ताएँ अपनी पूरी कर रहा होगा। तो या तो उसके पास योग्यता होगी, या उसके पास कोई डिग्री होगी, शैक्षणिक डिग्री की बात कर रहा हूँ, या उसके पास एक ऐसी कुशलता होगी। आप कहें कि सर वो आप डिग्री की बात कर रहे हैं और आप कुशलता की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि जो आपकी डिग्रियाँ होती हैं, तो डिग्री में तो आपको शैक्षणिक आधार पर मान के चलिए ITI की डिग्री दे दी गई आपको और आपसे ये बोल दिया जाएगा आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप डीजल के इंजन जो कुछ भी हैं आप किसी भी ट्रेड के हों उसको बना सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से कर लिया मान के चलिए ITI, उसने बोला कि इस तार को जोड़िए, तो आपके पास डिग्री तो है, तो डिग्री के आधार पर आपको मान के चलिए अलॉट हो गया और आपने मजदूर के सहारे या किसी कारणवश, या आप भी जानते हो सकता है, मगर कभी ऐसा भी तो कोई रेयर केस में हो सकता है कि किसी बच्चे के पास ITI की डिग्री ना हो, उसके कोई परंपरागत उद्योग रहे हो, मतलब उसके पिता या दादाजी करते हों और वो उस काम को बड़ी बचपन से और बड़ी लगन से सीख गया हो और बड़ी कुशलता से सीखा हो, तो इसका मतलब उसके पास कुशलता है और उस कुशलता के बेस पर वो उस फ्रीज को या किसी इलेक्ट्रॉनिक तार को सही कर सकता है, किसी बल्ब को लगा सकता है, तो इसका मतलब उसके अंदर एक कुशलता है, उसके आधार पर उसको दिया जा सकता है प्रोजेक्ट। तो बात यही आई कि प्रोजेक्ट आधारित में आपकी कुशलता, योग्यता एवं निपुणता जैसी चीज़ें काम करती हैं। और दूसरी कंडीशन आती है कि प्रोजेक्ट आधारित जो अर्थव्यवस्था रहेगी तो यहाँ बाध्यता एक कंडीशन की रहेगी कि जब आपका काम हो जाएगा तो उस करने वाले की संस्था के प्रति, जिस संस्था ने उसे प्रोजेक्ट एग्रीमेंट दिया है उसके प्रति कोई